अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और बड़ा पुराना शेर है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। और पीटीआई के अंदर ऐसे दोस्तों की फहरिस्त बहुत तवील होती जा रही है और ये लम्हा फ़िक्रिया होना तो चाहिए, अब है या नहीं है, इस पे ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं और इसका अंजाम क्या होगा। जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, वीडियो लिंक पे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। राजा आमिर अब्बास साहब, पॉलिटिकल और लीगल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लीगल एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अहमद जवाद साहब हमारे साथ इस्तांबुल से मौजूद है, फॉर्मर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पीटीआई, और इनका नाम भी उसी फहरिस्त में। अस्सलाम वालेकुम अहमद जवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मज़हर अब्बास साहब, एक तो नाराज होते हैं, जो नाराज होते हैं तो पार्टी, थैंक यू सर, नाराज होते हैं तो पार्टी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि पार्टी में रहते, कुछ लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाता है, फिर वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पार्टी में रहते भी हैं लेकिन अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार भी करते हैं, और कुछ खुलकर करते हैं, कुछ अंदरूनी खाना करते हैं। जैसे परवेज खटक साहब ने अंदरूनी खाना की और नूर आलम खान साहब ने बांगे दोहल असेंबली पे और फ्लोर ऑफ द हाउस किया। सर, कितना बड़ा ये डैमेज है पार्टी के लिए, आप समझते नहीं है? जी शुक्रिया नादिया। डैमेजिंग तो, सेटबैक तो होता है, डैमेजिंग तो बिल्कुल है। अगर आपकी पार्टी का ये अपना रुकन खड़े होके जो है, एक तो होती है तनकीद करना, एक तनकीदी पहलू होते हैं, और एक होती है कि अटैक करना, एग्रेसिव। नूर आलम एग्रेसिव थे। नूर आलम का जो बैकग्राउंड है वो पीपल्स पार्टी का रहा है। नूर आलम पीपल्स पार्टी में होते थे, इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी हैं। पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह खुलकर बात किया करते थे वो, और इस वक्त भी पीटीआई में वो बहुत जो है वो लेट कमर हैं, और 2018 गालिबन 2018 के इलेक्शन से पहले आए थे वो पीटीआई में। जो बाकी परवेज खटक जो हैं वो हालांकि वो भी एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में रहे हैं, लेकिन वो फिर भी काफ़ी पुराने हैं, 2013 से पहले के हैं परवेज खटक, गालिबन 2011 का पीरियड जो था। और परवेज खटक जो है उनकी नाराज़गी तहरीक इंसाफ या इमरान खान से डिसअपॉइंटमेंट तक भी है, और वो इसलिए भी डिसअपॉइंटेड है कि 2013 का इलेक्शन जब पीटीआई पहली मरतबा कोई भी इलेक्शन जीती थी तो उसमें परवेज खटक का बड़ा जो है कलीदी किरदार था। फिर यही नहीं, उन्होंने एज चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो खैबर पख्तूनख्वा में एक नई रवायत कायम हुई कि वो पार्टी को दोबारा मुंतखब किया गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से। और उस इलेक्शन के बाद परवेज खटक को वहाँ से तब जो है वो हटा दिया गया और महमूद खान को लाया गया। तो परवेज खटक खासे जो विद इन द पार्टी लोग हैं वो बताते हैं कि खासे नाराज़ थे, डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उनका काम करने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है, उनका मैनूवरिंग करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। और उन्होंने उसके बावजूद भी कि उन्हें एक बहुत ही इस तरह की मिनिस्ट्री दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो बहुत इफेक्टिव नहीं मिनिस्ट्री रही है हमारे यहाँ, वो उनको कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें ये एश्योरेंस दी गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मिलेगी उन्हें, लेकिन वो बहरहाल नहीं मिली। उसके बावजूद भी उन्होंने इमरान खान को, जब भी क्राइसिस आया, पॉलिटिकल क्राइसिस आए हैं, उस वक्त इमरान खान को उन क्राइसिस से निकालने में परवेज खटक का बड़ा अहम किरदार रहा है। परवेज खटक और उस पीरियड में जहांगीर तरीन भी साथ थे, तो इनकी कॉम्बिनेशन जो थी वो, चाहे एमक्यूएम नाराज़ हो तो परवेज खटक उधर नजर आते थे, पीएमएलक्यू नाराज हो तो परवेज खटक उधर नजर आते थे। तो वो बहुत अहम प्लेयर के इलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे, वो बहुत अहम प्लेयर हैं, और उनका नाराजगी का अपना एक अंदाज है, वो वही अंदाज रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो उससे मुख्तलिफ अंदाज अपनाएंगे। लेकिन पीटीआई के लिए और ख़ुद इमरान खान के लिए जो है ये परेशानी की बात है कि उनके लोग, क्योंकि ये वो वाहिद मिनी बजट था जिसमें अरकान जो पीटीआई के थे वो तालियां तो बजा रहे थे, लेकिन वो अंदर से परेशान थे कि इन तालियों के बाद हमारा क्या होगा। सही बात है, कैसे फेस करेंगे आवाम को जब दोबारा वोट लेने जाएंगे, अपने हल्कों में जाएंगे। अहमद जवाद साहब, आपकी जो चार्जशीट है अगेंस्ट पीटीआई बड़ी तवील है। मैं ज़रा मुख्तसर सा कमेंट राजा आमिर अब्बास साहब से ले लूँ, इसी हवाले से फिर आपके पास आती हूँ। ज़रा मुझे बताएगा कि ये आपका ज़मीर अचानक कैसे जागा। राजा आमिर अब्बास साहब, दो बड़ी एक्सट्रीम्स हमने देखी, बड़ा मुफस्सल तज्जिया किया है मज़हर अब्बास साहब ने, लेकिन दो एक्सट्रीम थी। एक ये कि नूर आलम खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस आके कहा कि
आगे की 3 जो रोज हैं इनके नाम ईसीएल पर डाल दें। उसमें वजीर आजम भी बैठे थे, शाह महमूद कुरैशी बैठे थे, फवाद चौधरी, यानी सारे सीनियर लीडरशिप और मिनिस्टर्स बैठे हुए थे बशमूल वजीर आजम। दूसरी, परवेज खटक साहब के साथ जो भी तल्ख कलामी हुई विद इन द रूम हुई, कैबिनेट सचिव हुई, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच गई कि इमरान खान साहब उठ के जाने लगे कि अगर आप मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है तो फिर मैं अपोजिशन को दे देता हूँ, और उस पर लोगों ने रोका वोका। तो ये बड़ी एक्सट्रीम्स हैं, किस तरह से असरअंदाज होंगी ये पार्टी के अंदर? देखिए, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नूर आलम खान का जो सिनेरियो है इट्स इंटायरली डिफरेंट, और परवेज़ खटक साहब जो उनसे हैं वो कुछ और सिलसिला है। अब जहाँ तक नूर आलम खान की बात है, ऑब्वियसली अगर आपको इन हाउस ये मौके मिलते हैं ये तमाम चीज़ें बात करने की, बट हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में जब पॉलिटिशियंस होते हैं, ख़ासकर जो पुरानी पार्टी से चले आ रहे हैं, वो कुछ ऐसी स्पेस रखते हैं कि जनाब ये मैं एक तो मैसेज वो देते रहते हैं, फिर वो स्पेस रखते हैं कि जनाब अगले इलेक्शंस में क्या मैंने इसी पार्टी से लड़ना है, कहीं मैंने चेंज तो नहीं होना। तो वो फिर इस किस्म की आपको लगता है नूर आलम खान साहब का जो बयान है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आता है? मैं उनके बयान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये एक जनरल और अमूमी ये चीज़ें हमने अक्सर देखा है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो इस किस्म की कुछ दी जाती हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो लॉजिक कि वो जो कह रहे हैं कि जी ईसीएल पे इनको डाल दें और अगली 3 रोज को डाल दें, व्हाट नेक्स्ट, देन ही शुड बी द पार्टी हेड। नहीं, अब परवेज खटक साहब का एक जेन्युइन उन्होंने बात की कि जनाब हमने आगे इलेक्शन का दौर आ रहा है, हम इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं। वो एक पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि वो तमाम चीज़ों को समझते हैं। उन्होंने कहा जी हमें गैस का इशू है। उन्होंने इशू किस चीज़ को बनाया है कि जी केपी में चूंकि मुझे सदर भी बना रहे हैं आप, वहाँ के तमाम सियासी अमूर भी मेरे हाथ में दे रहे हैं, तो अवाम के लिए ये खासकर उन्होंने अवाम को मद्देनजर, इसका जो हालिया बल्दियाती इलेक्शंस हैं उससे ताल्लुक नहीं, लोग जोड़ रहे हैं कि जनाब इस वजह से उसकी और वजूहत थी। उसके अलावा जब वो एबटाबाद गए थे तो उनको बड़े गम गुस्से का सामना करना पड़ा था अवाम के, वो कहने पे मजबूर हो गए। देखिए हर जगह लोग मैंने कहीं नहीं देखा, हर जगह ये उनको फेस करना पड़ेगा और इलेक्शंस में। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको वो इतनी सीनियर लीडरशिप है कि उन्हें समझना होना चाहिए कि जनाब क्या वजूहात है। इमरान खान तो ज़रूर चाहता है कि हर जगह गैस जाए, हर जगह, बट जिस क्रंचेस और क्लचेस में हम फंसे हुए हैं, जो हालात है, जो गैस के रिजर्वॉयर्स हैं या जो गैस है वो है ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में इस चीज़ में हाँ गुस्से में इंसान आता है, इट्स नेचुरल। इस पे मैं नहीं समझता कि उसकी पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पे कोई ठीक है नहीं पड़ेगा। अहमद जवाद साहब, आपके जो मैं पूरी डिटेल देख रही थी, आपने 2014 के धरने के भी बहुत सारे इंकिशाफात किए, उसके बाद पनामा केस के हवाले से नवाज शरीफ आपको हटा दिया जाएगा, नायल कर दिया जाएगा, जहांगीर खान तरीन को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। 2014 के धरने पे आपने कहा कि आईएसआई के जो उस के चीफ थे उनका हाथ था। फिर वहाँ पे फवाद चौधरी साहब पैगामात लेके आते थे। फवाद चौधरी साहब 2014 में पीटीआई में नहीं थे। उसके बाद फिर आपने कमीशन वगैरह की बात की कि अली जैदी साहब कमीशन लेते थे, और वो प्रॉपर्टी दुबई में प्रॉपर्टी इमरान खान से की मुलाकात की भी कमीशन लेते थे वगैरह वगैरह। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं और आपने एक जगह जवाब भी दिया कि मैं बताऊंगा कि मेरा ज़मीर क्यों जागा और मैं इस वक्त ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक कॉमन इंप्रेशन तो यही है कि जी आपको ओहदे से हटाया, सेक्रेटरी इत्तलात का ओहदा आपसे वापस ले लिया, आप नाराज हो गए और फिर आपने उनके खिलाफ हो गए। अच्छा नादिया, ये ज़मीर का जागना या ज़मीर का सोना ये तो उन लोगों पे एप्लीकेबल होगा जिनका ज़मीर सो जाता है। इसलिए ना तो मैंने कभी कहीं पे ज़मीर के जागने की बात की है, ये तो आपने ये बात की है, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तो एक अपने सफ़र की कहानी बताई है कि मैं किस तरह से सोचता रहा और क्या डेलिब्रेट करता रहा पार्टी के अंदर, पिछले 1 साल से क्या कर रहा था। आपने देखे होंगे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ वगैरह में। और उसके बाद जो मरी का वाक़या था वो मैं समझता हूँ कि एक ट्रिपिंग पॉइंट था कि जिसके ऊपर जो मैं अपनी डेलिब्रेशन कर चुका हुआ था और जो मरी का वाक़या हुआ वो आप समझ सकते हैं कि एक फाइनल ब्लो था कि जिसके बाद शायद मेरा चुप रहना मुमकिन नहीं था। दूसरी बात आपने कही कि आपने शायद ये पढ़ा सुना कि जी वो ओहदा हटा मेरे से ले लिया तो शायद इस वजह से, तो मैं इसका भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुझे तो किसी ओहदे से नहीं हटाया गया। ये पार्टी की तंजीम जो है वो तहलील हुई थी। जब तंजीम तहलील हो जाती है
तो उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और तमाम सदर सब जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसके साथ तहलील हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। तो इसको भी हमें जो है, क्योंकि देखें अल्फाज का चुनाव जो होता है वो परसेप्शन बिल्ड करता है ना, तो इसलिए हमें अच्छा, इसको भी तो अहमद दुरुस्त कर जवाद लेना साहब, चाहिए। एक चीज का खाली अगर जवाब आप मुझे मुख्तसरन दें, तो क्योंकि मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, मैं वापस आती हूँ। ये जो आपने 2014 कहा कि फवाद चौधरी साहब जो है वो पैगामात लेकर आते थे और वो कहते थे कि जी ये सब कुछ हो जाएगा, ये हुकूमत हिल जाएगी और चली जाएगी और यूँ हो जाएगा, तो फवाद चौधरी साहब उससे PTI में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे? नादी, आपको ये किसने कहा है कि मैसेंजर की नौकरी करने के लिए आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना जरूरी है? मैसेंजर की नौकरी तो किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है ना, और ज्वाइनिंग का टाइम फिर उसके साथ ही जाहिर है लिंक करता है। अगर आप मैसेंजर की नौकरी कर रहे हैं तो फिर जाहिर है उसके बाद अगला कदम यही होगा कि आप उस पार्टी को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो खास तौर पे ऐसे लोग, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि PTI ज्वाइन करने से पहले भी फवाद चौधरी साहब PTI के मैसेंजर थे बड़े लोगों के? जी, वो असल में तो आप अगर देखें तो वो फ्रंटमैन और मैसेंजर का रोल तो उन्होंने उस वक्त किया था जब उनके चचा गालबन लाहौर हाई कोर्ट में जब वो जज होते थे, तो उस वक्त वो उनके मैसेंजर और उनके फ्रंटमैन होते थे। तो ये तो उनका एक, उन्होंने अगर पूरी जिंदगी में कोई प्रोफेशनली अगर कोई काम किया तो उनका प्रोफेशन यही है कि पैगामात लेके जाना या फ्रंटमैन का रोल अदा करना। तो ये रोल तो वो अपनी पूरी जिंदगी अदा करते रहे ना। तो अगर उन्होंने धरने में भी कोई 2-4 मैसेज अगर वो ले आए तो वो शायद इसी वजह से होंगे कि अब वो भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने PTI को ज्वाइन करना है किसी अच्छे मौके को देख के। तो ये उस तनाजर में मैंने बात की थी। चलें, ठीक है, मुझे मुख्तसर सा ब्रेक लेने दी, इससे वापस आती हूँ तो ज़रा मज़हर अब्बास साहब से भी बात करूँगी कि ये जो इंकशाफात है, मज़हर अब्बास साहब को क्या लगता है कि किस हद तक इसमें हकीकत हो सकती है? जिना से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद जवाद साहब की बातें आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो बात फवाद चौधरी साहब के हवाले से की थी, लोगों ने कहा कि जो फवाद चौधरी 2014 में तो PTI में नहीं थे, उन्होंने कहा कि मैसेंजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी पार्टी का मेंबर भी हो। अच्छा, वज़ीर अब्बास साहब, ये जो इंकशाफात है जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 का जो धरना हुआ वो इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर दिया गया, 100% हिमायत हासिल थी। उस तक के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो राइल शरीफ साहब, आर्मी चीफ, वो बेखबर थे, ताहम सारा खेल ISI चीफ ज़हीरुल इस्लाम कंट्रोल कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब पैगामात लेकर आते थे, जो गुफ्तगू आपने सुन भी ली। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली से कबल एक हफ्ता कबल तहरीक इंसाफ का एक अहम लीडर पैगाम लेकर आया कि नवाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे, लेकिन अवाम में इनकी नाअहली को जस्टिफाई करने के लिए तहरीक इंसाफ को भी कुर्बानी देनी होगी। जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानी दी गई। फिर बुजरा माल बना रहे अली जैदी साहब पे इल्ज़ाम। सर, कितने हकीकत से करीब तर आपको लगते हैं, जो आपका तजुर्बा है, आप किस तरह से इन इल्ज़ामात को देखते हैं? सर वज़ीर अब्बास साहब। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता। अहमद जवाद साहब ज़ाहिर पार्टी के अंदर से उन्हें उससे ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन ये मुझे पता है कि 2014 के धरने में सपोर्ट हासिल थी, खासी हद तक सपोर्ट हासिल थी। मुझे ये भी पता है 2014 के धरने के दौरान MQM से भी सपोर्ट हासिल करने की दरख्वास्त की गई। इशरतुल अब्बास साहब को मैसेज गया डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कि, और वो मैसेज जो है वो फिर लंदन कम्युनिकेट किया गया। लंदन से फिर ये मैसेज आया कि जी वो डायरेक्ट बात क्यों नहीं की जाती, डायरेक्ट बात की जाए। ये सारी चीज़ें हुई हैं 2014 में, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2014 में बैकडोर चीज़ें चल रही थी और काफ़ी हद तक चल रही थी। जो इमरान खान साहब जो PTI 2000, क्योंकि मैं PTI को उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जब PTI बनी थी 1996 में, और उस वक्त एक आइडियल्स लेके पार्टी चली थी, क्योंकि उस वक्त जो पार्टी में लोग थे वो तकरीबन जो पार्टी शुरू हुई थी तो सभी गैर सियासी थे, एक आध लोगों को छोड़ के, और उसी गैर सियासीपन में वो 99 चंद महीने बाद ही जनरल इलेक्शन में चले गए थे, और वो फिर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इलेक्शन लड़ा कैसे जाता है। और उसके बाद फिर बहुत सी गलतियां भी हुई, लेकिन एक वो था बायस, लोग अब पार्टी में आते रहे, एक थर्ड ऑप्शन उनको नज़र आता रहा।
इमरान खान की जो अपनी शख्सियत है, इमरान खान वॉज नॉट एन स्ट्रेंजर जब उन्होंने पार्टी बनाई। इमरान खान पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन के वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 50 साल से स्क्रीन के ऊपर हैं। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे जब भी स्क्रीन पे थे, और जब वो पॉलिटिक्स में आए तब भी स्क्रीन पे थे। लेकिन जब पार्टी ने ग्रो करना शुरू किया 2008-2009 के बाद से, उस वक्त जो थी पार्टी, उसमें एक पूरा एक तरीका था कि जी अगर कोई दूसरी जमातों के लोग आएंगे, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने वजारतें दूसरी पिछली गवर्नमेंट्स में हुई हैं, तो उन्हें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक कमेटी थी, वो कमेटी जो है फैसला करती थी कि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, वो नहीं है। 2011 में जो इस वक्त पीक थी पीटीआई की, उस वक्त जो पीटीआई थी उसमें 70% वो लोग थे जो प्योरली पीटीआई से डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे, डाई हार्ट लोग थे। 2012 के बाद पीटीआई में तब्दीली आनी शुरू हुई कि जी अगर आप इलेक्टेबल्स को नहीं लेंगे तो पार्टी कैसे जीतेगी। फिर जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन हुआ तो जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के सामने एक चार्ट लेके बैठ गए कॉन्स्टिट्यूंसीज का, और उन्होंने कहा देखें जी ये आपने कमिटेड आदमी को टिकट दिया था, इसको इतने वोट मिले हैं, और अगर हम इसको टिकट देते तो इसको इतने वोट थे। तो इमरान खान को एक तरीके से ये कन्विंस किया गया कि जी वो ठीक है, पार्टी के आइडियल्स अपनी जगह होते हैं, कमिटमेंट अपनी जगह होता है, डेडिकेशन अपनी जगह होती है, लेकिन पार्टी इस तरह इलेक्शन में पावर में नहीं आ सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 2013 के जो इलेक्शन हुए पार्टी के, वो टर्निंग पॉइंट था, और उससे उस चीज की बुनियाद पड़ी जिससे फॉरेन फंडिंग केस भी सामने आया, और उसके बाद इमरान खान उस स्टेटस को के जस्टिस वजीदुद्दीन साहब को भी स्टेटस को के उसमें आ गए दायरे में, और आज तक इमरान खान अब स्टेटस बिल्कुल ठीक है। मैं आज के इमरान खान की बात मैं पूछती हूँ कि इसमें कितना कसूर खुद इमरान खान साहब का है खुद, और क्या समझते हैं अहमद जवाद साहब कि उनके सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने घेरा तंग किया हुआ है, या वो कुछ सब अच्छा है अच्छा की वाली रिपोर्ट देते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताएगा, जब ये पनामा वाली बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी जहांगीर तरीन साहब को कुर्बानी का बकरा बनाने वाली बात कि जी उनको नवाज शरीफ को नायल किया जाएगा, तो इसका मतलब तो ये एक तरह तो इस्टेब्लिशमेंट तो जो इल्ज़ाम लग रहा है उसकी तो काफ़ी हद तक तायद कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब की कि उनकी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन यहाँ पर तो फिर ये अदालतें भी चार्जशीट हो रही है। देखिए, दिस इज़ अ वेरी सीरियस एलिगेशन, बिकॉज ये अमाउंट करता है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जी पनामा का फैसला ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पे उसके लिए भी नाअहली होगी। तो ये डायरेक्ट अब मुझे बात समझ नहीं आती, अगर 2017 में 2018 में इन्हें 2019 में ये चीज़ें पता हैं, तो वो मुझे जहन में वो राना शमीम आ रहा है, वो भी अदालतों पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि जनाब इस तरीके से फ़ोन किए गए, पनामा के ही कैरेक्टर्स की वो भी बात कर रहे हैं। तो ये क्या वजह है कि अचानक ये तो साकिब निसार साहब की वो ऑडियो भी जिसका वो भी उसी 2018 की है। तो ये तमाम बातें अचानक सरफेस करके आ रही हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ। अब दिस इज़ वेरी सीरियस। उसके अलावा हमने फिर पीटीआई में एक ट्रेंड भी देखा कि जस्टिस वजी को देख लें, हामिद खान साहब को देख लें, बाबर साहब को देख लें, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बाद में पार्टी के 180 डिग्रीज चले गए। ऑल दो के जो पीटीआई है उसकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए कुछ चीज़ें ऐसी नागुज़ीर हो गई थी कि जैसे अब इलेक्शंस की बात हो रही है कि अगर उसने पंजाब में इलेक्शन में आना था, अगर उसने हेल्म ऑफ द अफेयर्स में आना था, अगर उसने नया पाकिस्तान का नारा दिया था, तो वो फिर उससे एरिना से बाहर बैठ के या मैदान से बाहर बैठ के ये सब चीज़ें अचीव नहीं कर सकती। ऑल्दो इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट्स की और लेसन्स उनको मिले हैं जिससे वो सीखें और अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट को और इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स को मैनेज किया जाए। ये तमाम पार्टीज में होता है। ठीक है, ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। अहमद जवाद साहब, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड थिंग्स, लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद जरा सोशल मीडिया के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो एब्यूसिव लैंग्वेज और जो एक जो ट्रेंड सोशल मीडिया का जिस तरफ लेके चले गए हैं पीटीआई वाले, वो उन्होंने ही वो ईट रखी है जिसका खुमियाजा भी लोग भुगत रहे हैं और दूसरे उस ट्रेंड को फॉलो भी कर रहे हैं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। और अहमद जवाद साहब, अगर आपको उनको राजा अमीर अब्बास साहब की किसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहे तो यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन उसके बाद फिर वही वाली बात कि जी ये तो जो आपकी चार्जशीट है ये फिर अदालतों के ख़िलाफ़ भी इसको कंसीडर किया जाए। जी नादिया, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं जो ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो बात है, जहां मैंने ये की थी वहां पे इसको एक आप कह सकते हैं कि लॉयर की असेसमेंट, जो कि नईम बुखारी साहब थे वहां पे, और साथ मैंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो कि मेरी मौजूदगी में कही गई हो। लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते हैं तो जो भी पार्टी के अंदर कोई मेजर डेवलपमेंट या चीज़ें हो रही होती हैं तो आपकी नॉलेज में आती हैं। तो ये मैंने उस वक्त क्लियर कर दिया था कि ये मेरी नॉलेज में भी ये बात आई थी कि नईम बुखारी साहब ने, आपको ये नईम बुखारी साहब ने बताई थी? आप मेरी बात सुनेगी तो आप समझ जाएंगे कि मैंने नहीं कहा ये नईम बुखारी ने बताया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि मैंने पार्टी के अंदर रहते हुए, क्योंकि पार्टी में जब आप होते हैं तो जाहिर है जो भी, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हर इंफॉर्मेशन में खुद बैठे हों, और इस चीज़ को मैंने क्लैरिफाई भी किया हुआ है अपने इंटरव्यू के अंदर कि ये मेरी भी नॉलेज में आया था कि नईम बुखारी साहब जो हैं वो ये इंफॉर्मेशन कह लें या असेसमेंट, एक वकील की लीगल असेसमेंट भी होती है, ठीक है, उन्होंने ये कहा था ठीक है, कि इसमें ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये क्वालिफाई हो जाएंगे, इट्स काइंड ऑफ ए काउंटर बैलेंस, ये मेरी मौजूदगी में ये बात नहीं हुई, और ये मैंने अपने इंटरव्यू में बड़ा क्लियर कट के बात कही हुई है। सो इट कैन बी एन इंफॉर्मेशन, इट कैन बी अ लीगल असेसमेंट। मुझे नहीं पता, मेरे सामने तो नहीं बात हुई ना, मेरी तो नॉलेज में ये बात आई थी और वो मैंने बता दी। जी ठीक है, वी गॉट योर पॉइंट। अब मुझे बताइएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे मैं आती हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब जिस जगह पर खड़े हुए हैं और जो फिर आप भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें, ये क्राइसिस, ये केसेस, उसका जिम्मेदार आप खुद इमरान खान साहब को समझते हैं या आपको लगता है कि उनके गिर्द जो वो शाहज़ादा शाह के कुछ वफादार होते हैं वो सही पिक्चर नहीं दिखा रहे खान साहब को? देखें, अगर हम इस बात पे अगर बिलीव करें या हम कन्विंस हो जाएं या हम इससे एग्री करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पे आती है और उसका नाम इमरान खान है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान तो ठीक है, लेकिन जो उसने टीम, मैंने तो इसलिए जोकर्स का नाम लिया था ना, मैंने तो इसलिए सर्कस में जो जोकर्स होते हैं ये मैंने उसको ताबीर किया था इस लफ्ज के साथ। आप मुझे बताएं कि जिस किस्म के मिनिस्टर्स बैठाए हुए हैं, जिस किस्म के अदारों के ऊपर आपने लोग बैठाए हुए हैं, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि इस मुल्क में गवर्नेंस अच्छी होगी, इस मुल्क में इकोनॉमी बेहतर होगी? आपने एक IMF का इकोनॉमिक हिटमैन पकड़ के स्टेट बैंक पे बैठा दिया और आपसे जो मर्जी वो करवा ले, वो आपको उसको वो आपने इंडिपेंडेंस दी। रजाक दाऊद जैसे शख्स को आपने पहले दिन प्लेट में रख के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये थ्योरी तो इमरान खान समझाते रहे हैं कौम को तो शायद ये लफ्ज भी नहीं आता था, और उसके बाद आके उन्होंने पहले दिन ही ये वायलेशन की उन्होंने। और फिर जो आपने चूंकि शुरू में भी ये बात की थी ज़मीर जागने वाली बात, देखें क्या ये चीजें हजम हो सकती हैं हमें, किसी भी शख्स को जो कि जिसमें जरा सा भी कुछ ज़मीर हो, कि ये जो शुगर स्कैंडल, तो गंदम स्कैंडल, तो तेल स्कैंडल, तो गैस स्कैंडल, और जिस किस्म के लोग जो हैं हमारे ऊपर, शहबाज गिल जैसे, नदीम बाबर जैसे, जो इधर उधर से पकड़ दकड़ के, शेख रशीद जैसे, क्या ये PTI का नजरिया, ये लोग इसकी नुमाइंदगी करेंगे? क्या PTI के नजरिए जिसके तहत आपने मुल्क में तब्दीली लेके आनी थी, इन लोगों से आप तब्दीली लेके आएंगे? ये नामुमकिन है। क्या आप अली जैदी जैसे लोगों से कोई तब्दीली लेके आएंगे? आप अली जैदी जैसे लोगों को जब मिनिस्टर बनाते हैं तो इसका मतलब यही है कि अब आप कराची में अगली दफा जो है आपको मायूसी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो हरकतें वहां पे हो रही हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज हैं अली जैदी या इस किस्म के लोगों की, वो कोई पार्टी के नजरिए से तो कोई नहीं है। इन लोगों को एक चांस मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसमें उनकी अपने पर्सनल जाती मुफादात जो हैं इस वक्त, उन्हें पता है कि इसके बाद दोबारा उनको मौका नहीं मिलना, इसलिए वो अपने इस मौके से जितना भी फायदा उठा सकते हैं। और आपको ये भी मैं बता दूं कि इस तमाम इंफॉर्मेशन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास पहुंचती रही है। अली जैदी के हवाले से तो मैंने खुद जो है इंफॉर्मेशन मेरे पास आई थी, मैंने चीफ ऑर्गेनाइजर को दी, चीफ ऑर्गेनाइजर ने मेरे सामने उसको गवर्नर सिंध को भी भेजा और प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा,
और गवर्नर सिंध ने कहा इसमें 90% क्या दुरुस्त है। इंफॉर्मेशन आई थी अली जैदी के हिसाब से? सर अली जैदी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन आई थी आपके पास? देखें, ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो है ना चीफ ऑर्गेनाइजर को दी थी, और अब मैं इसको हवाले कर रहा हूं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के हवाले, और वो इसके ऊपर पूरी तहकीक करके रिपोर्ट लेके आएंगे ताकि सहाफती मेयार सर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई थी? देखें, मिस यूज ऑफ जी, मैं जनरली सिर्फ इस मौके पे बात करूंगा कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। चेयरमैन केपीटी को जो जिस तरह से बनाया गया है, वो एफबीआर का एक अफसर था, वहां से रिटायर्ड हुआ, आपने उसको पकड़ के एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है कराची पोर्ट ट्रस्ट कि जिसमें आपके पास जब तक तजर्बा ना हो उस फील्ड का, तो आप कैसे उसको बैठा सकते हैं? ये ऐसे ही है कि आप एफबीआर के चेयरमैन को आप चेयरमैन पीआईए बना दें, ये आप या उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दें। ये इतना बड़ा ब्लंडर है। ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब से जब आप अपने आप को हिलाते हैं तो उसके पीछे फिर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। फिर आपको कोई ऐसा मोहरा चाहिए होता है जो आपके लिए काम कर सके, जो आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। ख्वाहिशात को पूरा कर सके। मज़हर अब्बास साहब, ये तो एक बड़ी लंबी हीट है और इमरान खान साहब की लिस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस भी है, तो इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हो गए इमरान खान साहब? बड़े नजरियाती हुआ करते थे। अगर हम अहमद जवाद साहब की सारी बातों को सारी ना भी सही, 100% ना भी सही, 50-60% भी सच मान ले तो आप प्रोग्राम के बाद मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा मजीद। सर, मुझे तो बता देंगे मगर पब्लिक को भी बताएं सर, को देखने वालों को, व्यूअर्स को भी बताएं। मैं बगैर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यही है। बगैर तहकीक के मैं नहीं। जी मज़हर अब्बास साहब, देखिए, इमरान खान का प्रॉब्लम ये हुआ कि इमरान खान ने 2018 की कैंपेन के दौरान एक भ्रम कायम किया, और भ्रम ये कायम किया उन्होंने, लोगों को ये बताया कि उनके पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है, हर चीज़ की तैयारी है, चाहे वो माशी सूरत हाल हो, अमन अमान की सूरत हाल हो, रिफॉर्म्स हों, और ऐसा तासुर दिया गया। और वो बरबला कहते थे कि ये टीम इस पे काम कर रही है, ये टीम उस पे काम कर रही है, ये टीम इस पे काम कर रही है। और जब इख्तिदार मिला तो पता चला कि ज़ीरो है मामला, कोई काम ही नहीं हुआ, कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है, कोई पेपर वर्क ही नहीं है। आप 6 महीने में इनकलाब ला रहे थे, 6 महीने में फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो गए, अब तक 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो गए। ना आप सिविल सर्विस रिफॉर्म्स कर पाए, ना आप पुलिस रिफॉर्म्स कर पाए, ना आप जुडिशल रिफॉर्म्स कर पाए, ना आप अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स कर पाए, कुछ भी नहीं किया, और चीज़ें मल्टीप्लाई होती रहीं। अभी वो ठीक है, जहांगीर तरीन वाला फैसला क्या था या नवाज शरीफ वाला क्या था, लेकिन पनामा केस भी किसी वक्त जब बात आएगी तो ये ज़रूर आएगी कि वेरी अनयूजुअल अंदाज में वो पूरा केस चला है, बहुत ही अनयूजुअल। मुझे नहीं याद पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई केस इस अंदाज में चलाया गया हो। लेकिन उसमें ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल क्लीन थे, ऐसा नहीं है। बड़े सीरियस एलिगेशन हैं, लेकिन जो अपील कोर्ट होती है ट्रायल कोर्ट नहीं होती। जब आप किसी को एक को आपने एक मरतबा डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर उसका ट्रायल हुआ, फिर वो GIT, ये मुझे नहीं याद पड़ता, हो सकता है राजा आमिर अब्बास को साहब को मुझसे ज़्यादा पता हो कि क्या कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अंदाज में कोई दूसरा केस चलाया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनकी सज़ा एक फुल बेंच ने दी थी उनकी सज़ा, और वो फुल बेंच कोई PCO जजेस पे मुश्तमिल नहीं थी, वो फुल बेंच पूरे जो सुप्रीम कोर्ट की आला तरीन यानी सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस ने वो फैसला दिया था। अब उसकी अपील है, उसकी अपील पे क्या फैसला होता है इस पे मैं कुछ कह सकता। क्या होता है अभी देखना है, बहुत सारी निगाहें उस पर भी मरकूज़ हैं। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि जब यही कहा जाता रहा कि जी इमरान खान साहब एक तब्दीली का इस्तार है, और अपोजिशन से तो लोग वैसे ही जाहिर सी बात है एक फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो गई थी, उसके बाद एक तब्दीली वो भी अगर फेल हो गई तो हमारे पास अब ऑप्शंस बचते क्या हैं। शेख रशीद साहब बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को लेकर, उस पर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। राजा मेरे बात साहब, नवाज शरीफ फ़िलहाल लाइफ टाइम नाअहल है। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा बैगेज जो करप्शन और ये चीज़ें वो उनके साथ है। एक तब्दीली के लिए इमरान खान साहब आए, लाए गए, उनको भी आजमा लिया, कारगर फिलहाल तो साबित नहीं हुए, डिलीवर नहीं कर सके। क्या बचता है आगे, क्या होगा, ऑप्शंस क्या है? देखिए, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, लेकिन इस पे आने से पहले सिर्फ एक बात मैं करना चाहूँगा। ये जो अभी अहमद जवाद साहब ने बात की, जितने भी एलिगेशंस लगाए वो इनको अपनी हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन और इनको साबित करना होंगे, वो इनका और पार्टी का मसला है। लेकिन वो इन्होंने एक बात कर दी, जो एक हमारे दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, उनके बारे में कि जी जब उनके ताया चीफ जस्टिस थे तो वो पैगामात लेके जाते थे। अगेन वो उस वक्त एक सिटिंग चीफ जस्टिस थे और क्या पैगाम लेके जाया करते थे, क्या लाया करते थे। और इस किस्म की स्टेटमेंट्स को काइंडली अवॉइड किया जाए कि आप एकदम उस वक्त की जो अदलिया थी, वो सिटिंग चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर दोबारा से एलिगेशन लगा रहे हैं कि जनाब फवाद चौधरी जाते थे, आते थे, मैसेंजर बनते थे। तो दिस इज़, आई वुड रिक्वेस्ट कि ये इस किस्म की जो एलिगेशंस हैं, जिसका पार्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, जिसका पार्टी के ओहदे से और उसके पास जो मिनिस्ट्री है उससे ताल्लुक नहीं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब बात आ गई आपकी, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हामिद खान ने इमरान खान किताब में भी लिखा हुआ है, हामिद खान ने अपनी किताब में भी लिखा है ये। नहीं, हामिद खान ने, हम नेशनल उस पे बैठे हुए हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि इसको अवॉइड किया जाए ऐसी चीजों को। बाकी आप भले से जो भी चीजें, नहीं, हामिद खान की किताब को हम नेशनल लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते। चले, आपने उसमें से एक इक़्तिबास निकाल लिया, बाकी सबको छोड़ दिया। एनी हाउ, ये मेरा एक वो बनता था कि बीइंग वो ये बात नहीं। अब इमरान खान के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, ये काफ़ी दिनों से ये बात होती है, जहाँ भी हम देखते हैं कि जी वो आए थे तब्दीली के लिए, उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ? जो प्रॉब्लम हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान ने जो कहा था नया पाकिस्तान, तो नए पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कोई आके एक झंडा लगा के नया पाकिस्तान नहीं बनाना था। उसके यही था नहीं नादिया, सर, 100 दिन का इंप्रेशन था। 50 छोड़े ना, लेट्स बी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और IMF के मुंह पे कर्जे मारने थे, 2 अरब पता नहीं। आई नो यू आर अ वेरी वाइज लेडी, और एक ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए ये देखिए कि अगर आपने किसी चीज को नया, आपने अभी अपना या हमने अपना जब घर बनाते हैं तो एक उसका नक्शा बनता है, एक आर्किटेक्चर होता है, उसके बाद उस पे आप जाके बिल्डिंग बनाते हैं। तो वो डेवलप कर रहे हैं उस नक्शे को, उस आर्किटेक्चर को, उन लाइंस को कि जो के फार रीचिंग पॉलिसीज होती हैं जिस पे नया पाकिस्तान बनना था। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, उनकी जो पॉलिटिकल रिटोरिक्स थी उसमें कहा 200 दिन या ये, लेकिन खुशाइंद बात ये है कि वो चीजें जो इस लेवल पे हैं कि पाकिस्तान एक डायरेक्शन में चला गया। अब प्रॉब्लम किसे नजर आता है कि जी इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जी डू मोर नहीं सुनता। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जाके बैरूने मुल्क अपनी हुकूमतों के लिए या अपनी पावर के लिए मांगता नहीं, या मांगता है, जहां जरूरत पड़ती है मांगता है। नहीं, देखिए एक लॉबी होती है कि जी मुझे लगा दीजिए। आपको याद है कॉन्डोलीजा राइस आई थी, सऊदी अरब गए कई दफा मांगने, क्या वो देखिए फंड्स इज समथिंग डिफरेंट। और एक चीज आप मांगते हैं कि जनाब मुझे कुर्सी दीजिए, और फिर ये इमरान खान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी लोगों तक लाजमी ना भूलें कि अभी शेख रशीद ने कहा है कि इमरान खान के ऊपर हाथ है, और वो जो हाथ इमरान खान के ऊपर है वो अगर अपोजिशन की गर्दन तक तो पहुंच सकता है, उनके ऊपर नहीं रखा जा सकता। ये बहुत बड़ा इतराफ है शेख रशीद साहब। देखिए हाथ को फिर इंटरप्रिटेशन की बात है ना। शेख रशीद जो भी करे, हाथ क्या होता है? जब एक पेज की बात होती है तो उसी को हाथ कहते हैं। एक पेज का क्या मतलब है कि जब अहमद जवाद साहब, सोशल मीडिया का क्या हुआ सर? सोशल मीडिया पे आपने उसका संगे बुनियाद रखा था, तो फिर ये किधर से किधर निकल गया? देखिए नादिया, किसकी कीमा पर निकल गया? देखें, पहले तो मेरे भाई जो हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, होना चाहिए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को मुआशरे में ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए। कुछ ना कुछ लोग तो होने चाहिए ना जो कि इमरान खान के 3.5 साल के अरसे में जितने स्कैंडल, जितने करप्शन है, उसके बावजूद उसकी तारीफ करें, कोई हर्ज नहीं उसमें। जहां तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, चलो ठीक है, सोशल मीडिया प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखें सोशल मीडिया बेसिकली क्या है? जो आप बोलते हैं, जो लिखते हैं, आपका इजहार है ना। जब इजहार का तरीकाकार जो है कोई भी कौम या कोई मुआशरा जो है अपने लीडरों से लेता है, पीटीआई के अंदर जिस किस्म का टाइम बिल्कुल कम है, मैं
ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम है, मैं किसी वक्त फिर बात करूंगी। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और अहमद जब। बहरहाल पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो आने वाले वक्त में पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकती हैं। और हकीकत यही है कि जो मिस गवर्नेंस, महंगाई और जो दीगर इश्यूज़ हैं वो इतना बड़ा एक बैगेज है कि अब आवाम की तरफ जाने का तस्वुर ही उस सियासतदान को या उस इलेक्टेड मेंबर को हिला के रख देता है, जिसकी वजह से वो चीखें हम तक और आप तक पहुंच रही हैं। इसको एड्रेस करना पड़ेगा। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।